जरा कल्पना कीजिए कि कोई बहुत ऊंची एकदम खड़ी चट्टान के बिल्कुल किनारे पर खड़ा है और मतलब उसे नीचे गहरी खाई में बंजी जंपिंग के लिए कूदना है। ओए माँ, ये तो मतलब सोचकर ही रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है। व्यक्ति बिल्कुल किनारे पर है, हवा बहुत तेज चल रही है। हाँ, और नीचे सिर्फ एक अथाह खाई है। आप सोचिए, जो इंस्ट्रक्टर है, वो जो उस व्यक्ति को हार्नेस पहना रहा है, वो बहुत आत्मविश्वास के साथ कह रहा है कि अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये उपकरण पूरी तरह सुरक्षित है, मैंने सारी गणनाएं कर ली हैं। हम्म, सुनने में तो ठीक लग रहा है। लेकिन तभी उस कूदने वाले व्यक्ति की नजर इंस्ट्रक्टर पर पड़ती है। वो इंस्ट्रक्टर एक फिसलन भरी काई लगी चट्टान पर बिना किसी सेफ्टी गियर के खड़ा है, और सबसे बड़ी बात, उसने खुद अपनी जिंदगी में कभी बंजी जंपिंग की ही नहीं है। ओहो, तब तो अचानक से उसकी वो जो 100% सुरक्षा की गारंटी है ना, वो बहुत खोखली और खतरनाक लगने लगेगी। बिल्कुल। उस इंस्ट्रक्टर की हड्डियां नहीं टूटेंगी, वो तो किनारे पर खड़ा है। सही कहा। और यही वो खौफनाक स्थिति है जिसे दुनिया के मशहूर विचारक नसीम निकोलस तालिब अपनी प्रभावशाली किताब स्किन इन द गेम में समाज की सबसे बड़ी बीमारी बताते हैं। बहुत ही प्रासंगिक किताब है। हाँ, तो आज हम इस डीप डाइव में किताब टॉक्स प्लेटफॉर्म के नोट्स और स्क्रिप्ट्स के जरिए इसी विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा मिशन आज एक बहुत ही बुनियादी सवाल का जवाब खोजना है कि जब लोग दूसरों के लिए फैसले लेते हैं तो आखिर उसकी कीमत कौन चुकाता है। बिना जोखिम उठाए दी गई सलाह इतनी खोखली क्यों होती है। बिल्कुल। और इस पूरी किताब का जो सबसे कठोर या कह ले ब्रूटल और ताकतवर आधार है वो यही है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई ऐसी सलाह दे जिसमें फायदा उसका हो लेकिन नुकसान सिर्फ सलाह मानने वाले का, तो क्या ऐसी व्यवस्था कभी सही हो सकती है? देखिए, तालिब की किताब इसी बात पर टिकी है कि फैसले लेने की प्रक्रिया और उन फैसलों के जो परिणाम आते हैं उनके बीच का संबंध आखिर कैसा होना चाहिए। आधुनिक दुनिया में हमने इन दोनों चीजों को ना बहुत चालाकी से अलग कर दिया है। मतलब एक इंसान निर्णय लेता है और दूसरा इंसान उसके परिणाम भुगतता है। हाँ, एकदम सही। तो सिर्फ इस सिद्धांत को हवा में छोड़ने के बजाय हम इसके व्यवहारिक अर्थ पर आते हैं। स्किन इन द गेम का सीधा सा मतलब है कि जब किसी फैसले का रिस्क कोई व्यक्ति खुद उठाता है, केवल तभी असली जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी पैदा होती है। और यहीं से तालिब का सिमेट्री यानी समरूपता का सिद्धांत आता है। सिमेट्री का मतलब है कि जो इंसान कोई निर्णय ले रहा है उसे उस निर्णय के परिणाम भी भुगतने चाहिए। यह प्रकृति का एक बहुत ही बुनियादी नियम है। मतलब रिस्क का बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल। अगर किसी काम में फायदा, जिसे हम अपसाइड कहते हैं, वो फैसला लेने वाले का है और नुकसान यानी डाउनसाइड किसी और का है, तो वो पूरी व्यवस्था अनुचित है। इसे एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक निवेश सलाहकार है जो एकदम फैंसी सूट पहन कर आता है और किसी को बताता है कि उसे अपनी जिंदगी भर की कमाई फला योजना में लगा देनी चाहिए। हाँ, जो अक्सर होता है। लेकिन जब उससे पूछा जाए कि भाई क्या तुमने खुद उस योजना में अपना एक भी रुपया लगाया, तो उसका जवाब होता है नहीं, मेरा पोर्टफोलियो अलग है। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई ना। फायदा उसका है क्योंकि उसे अपना कमीशन मिल जाएगा, लेकिन अगर बाजार गिरता है तो नुकसान सिर्फ निवेश करने वाले का होगा। बिल्कुल एकदम सटीक उदाहरण है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, मैं ये सोच रहा था कि क्या हर बार रिस्क और रिवॉर्ड को एकदम बराबर बांटना सच में संभव है? मतलब आज की इतनी जटिल दुनिया में कोई इंसान अपनी हर सलाह के लिए अपनी निजी संपत्ति कैसे दांव पर लगा सकता है? क्या ये थोड़ा अव्यवहारिक नहीं है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि तालेब का नियम किसी सटीक गणितीय विभाजन की मांग नहीं करता। अच्छा। हाँ, वो ये नहीं कहते कि हर ₹1 का रिस्क आधा आधा बांटा जाए। उनका नियम बहुत सीधा है। जिस व्यक्ति का कोई नुकसान हो ही नहीं सकता, यानी जिसका कोई डाउन साइड है ही नहीं, उसकी निश्चितता पर हमेशा शक करना चाहिए। मतलब अगर उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा तो उसकी बात पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। एकदम सही। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा मानव मस्तिष्क इस तरह से काम करता है कि जब हमारा कुछ दांव पर नहीं होता तो हम जोखिमों को अनदेखा करने लगते हैं। जब आप उस निवेश सलाहकार का उदाहरण देते हैं तो असली समस्या ये नहीं है कि उसने बराबर पैसा नहीं लगाया है। तो असली समस्या क्या है? असली समस्या ये है कि अगर वो योजना डूब जाती है तो उस सलाहकार के करियर पर कोई आंच नहीं आएगी। जिस सलाह के पीछे कोई कीमत ना जुड़ी हो, वो सलाह नहीं, सिर्फ एक राय है। तो मतलब ये है कि रिस्क का होना इंसान को सतर्क बनाता है, और अगर रिस्क ना हो तो फैसले लेने की गुणवत्ता गिर जाती है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए ना हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। करीब 4000 साल पहले बेबीलोन में हम्मुराबी की संहिता लागू थी। कोड ऑफ हैम्मुराबी। हाँ, उसमें निर्माण को लेकर एक बहुत ही स्पष्ट और खौफनाक कानून था।
अगर कोई बिल्डर किसी के लिए घर बनाता है और वो घर गिर जाता है, जिसकी वजह से घर के मालिक की मौत हो जाती है, तो उस बिल्डर को मौत की सजा दी जाती थी। बाप रे, ये तो मतलब बहुत ही चरम सजा है। चरम है, हाँ, लेकिन इसके पीछे का तर्क समझिए। ये कानून इसलिए नहीं था कि वे लोग क्रूर थे। ये कानून इसलिए था ताकि स्किन इन द गेम सुनिश्चित किया जा सके। बिल्डर को पता था कि अगर उसने नींव में सस्ता माल लगाया या डिजाइन में कोई कोताही बरती, तो इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। तो डर की वजह से काम सही होता था। बिल्कुल। इस डर ने, इस डाउनसाइड ने बिल्डरों को मजबूर किया कि वे हमेशा जरूरत से ज्यादा मजबूत घर बनाएं। उन्होंने रिस्क को छिपाना बंद कर दिया क्योंकि वे खुद उस रिस्क का हिस्सा बन गए थे। यह बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है, और अगर हम इसकी तुलना आज के समय से करें तो तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आती है। मतलब 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट को ही देख लीजिए। जिन बैंकर्स ने खराब लोन बांटे, जटिल और खतरनाक वित्तीय उत्पाद बनाए, उन्हें हर साल करोड़ों के बोनस मिलते रहे। हाँ, वो उनका अपसाइड था। और जब वो पूरा ताश का महल ढह गया, जब बैंक डूबने लगे, तो क्या उन बैंकर्स से उनका बोनस वापस लिया गया? नहीं। नुकसान की भरपाई आम करदाताओं के पैसे से की गई। बैंकर्स को बेल आउट मिल गया और आम लोगों की नौकरियां और घर चले गए। यही बिना स्किन इन द गेम वाली व्यवस्था का सबसे भयानक रूप है। जब मुनाफा निजी हो और नुकसान सार्वजनिक, तो सिस्टम का टूटना तय है। ये बात सच में सोचने पे मजबूर करती है कि हमारा समाज कैसे चल रहा है। हर जगह भविष्यवाणी करने वाले लोग बैठे हैं, टीवी पर एंकर चिल्ला रहे हैं, कंसल्टेंट्स हवा हवाई सलाह दे रहे हैं। हाँ, और किसी का कुछ दांव पर नहीं लगा है। और सबसे बड़ी बात, नीतियां बनाने वाले लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठकर ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनका जमीन पर रहने वालों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। लेकिन जब उनकी नीतियां फेल होती हैं, तो वे सिर्फ एक माफीनामा जारी करके आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, आधुनिक व्यवस्थाओं की सबसे बड़ी खामी यही है। आजकल के सिस्टम्स में एक अजीब सा घमंड आ गया है। लोग सोचते हैं कि उन्होंने सब कुछ मॉडल कर लिया है, कंप्यूटर पर सारा डेटा डाल दिया है, इसलिए वे जो कह रहे हैं वही परम सत्य है। ओवर कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। इन व्यवस्थाओं में थ्योरी बहुत ज्यादा है, लेकिन वास्तविकता बहुत कम। कागज पर बनाई गई योजनाएं असल दुनिया की अनिश्चितताओं और झटकों का सामना नहीं कर पाती। लेकिन एक बात बताइए, अगर आधुनिक नीतियां और मॉडल्स इतने ही कमजोर हैं, तो फिर मजबूत क्या है? दुनिया चल कैसे रही है? मजबूत है पारंपरिक ज्ञान। जो ज्ञान पीढ़ियों से चला आ रहा है वो ज्यादा रोबस्ट या मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि वो सर्वाइवल टेस्टेड होता है। सर्वाइवल टेस्टेड मतलब जो समय की कसौटी पर परखा गया हो। समय की कसौटी तो है ही, लेकिन यहाँ तंत्र यानी मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। पुराने समय में आदि मानव कबीलों में या प्राचीन समाजों में जो लोग गलत फैसले लेते थे, उनका नुकसान सिर्फ उनके बटवे तक सीमित नहीं होता था। मतलब जान पे बात आ जाती थी। हाँ, जो कबीले का सरदार गलत दिशा में शिकार के लिए ले जाता था, वो अक्सर खुद भी मारा जाता था। प्रकृति का एक अपना एवोल्यूशनरी फिल्टर है। जो लगातार बेवकूफ़ी भरे जोखिम उठाता है, वो सिस्टम से बाहर हो जाता है। वाह, ये तो एकदम प्राकृतिक चैन जैसी बात हो गई। बिल्कुल। इसलिए जो ज्ञान या जो परंपराएं आज तक बची हुई हैं, वे सिर्फ इसलिए नहीं बची हैं क्योंकि वे सुनने में अच्छी लगती हैं। वे इसलिए बची हैं क्योंकि जिन लोगों ने उस ज्ञान का पालन किया, वे अनिश्चितताओं के बीच जीवित रह सकें। गलत सलाह देने वाले इतिहास के पन्नों से ही मिट गए। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम इस स्तर को आगे बढ़ाएं, तो क्या इसका मतलब ये है कि किताबी ज्ञान पूरी तरह से बेकार है? मान लीजिए किसी ने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या व्यवसाय प्रबंधन की पढ़ाई की है। उसने सालों तक हर एक केस स्टडी रटी है। तो क्या उस पढ़े लिखे कंसल्टेंट की सलाह सिर्फ इसलिए कचरे के डिब्बे में डाल दी जाए क्योंकि उसका अपना पैसा दांव पर नहीं लगा है? क्या कोई विशेषज्ञ कभी सही सलाह दे ही नहीं सकता? ये तो पूरी शिक्षा प्रणाली को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। नहीं, ये कटघरे में खड़ा करने की बात नहीं है। ये ज्ञान की सीमाओं को पहचानने की बात है। तालेब ये नहीं कह रहे हैं कि पढ़ाई बेकार है। अच्छा, तो फिर क्या कह रहे हैं? बात यह है कि सच्ची सलाह सिर्फ किताबों या स्प्रेडशीट से नहीं आती। सच्ची समझ अनुभव और एक्सपोजर से आती है। एक किताब बता सकती है कि आग गर्म होती है और उससे जलने का खतरा है, लेकिन जिस इंसान का हाथ सच में आग में जला हो ना, उसकी आग के प्रति समझ और एक किताबी इंसान की समझ में जमीन आसमान का अंतर होता है। हाँ, दर्द का जो अनुभव है वो थ्योरी में नहीं मिल सकता। बिल्कुल। किताबी ज्ञान
एक बंद कमरे का ज्ञान है जहां सब कुछ स्थिर और नियंत्रित है। लेकिन असली दुनिया बेतरतीब है, वहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसे मजेदार उदाहरण से समझते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई ऐसा दोस्त हो जो आपको किसी बहुत ही खराब और उबाऊ फिल्म को देखने की सलाह दे। वो बड़ी बड़ी बातें करेगा कि इसके डायरेक्टर का विजन बहुत अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। हाँ, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। लेकिन जब टिकट खरीदने की बारी आती है तो वो पीछे हट जाता है। या फिर कोई फूड क्रिटिक जो किसी बहुत ही महंगे लेकिन बेस्वाद रेस्टोरेंट की तारीफों के पुल बांध दे। बिल्कुल, उस फूड क्रिटिक को वो खाना पच रहा है या नहीं, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका काम सिर्फ लिखना है। लेकिन उस रेस्टोरेंट के शेफ का सब कुछ दांव पर लगा है। हाँ, अगर खाना खराब हुआ तो लोग आना बंद कर देंगे। एकदम सही। अगर खाना सच में खराब हुआ तो उसका रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। जो इंसान खुद गिरता है वही अनिश्चितता और रिस्क की असली कीमत समझता है। जब कोई कंसल्टेंट सिर्फ डेटा के आधार पर सलाह देता है तो वो उन छिपे हुए जोखिमों को नहीं देख पाता जो केवल तभी महसूस होते हैं जब अपना खुद का कुछ दांव पर लगा हो। मतलब बिना दांव के ज्ञान अधूरा है। हाँ, बिना एक्सपोजर के, बिना दांव के ज्ञान हमेशा अधूरा रहता है। और यहीं से ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेती है। जब सत्ता या फैसले लेने की ताकत ऐसे लोगों के हाथ में चली जाती है जिनका कोई एक्सपोजर नहीं है, तो वो पूरे सिस्टम को कैसे खोखला करता है। इसी को तालिब फ्रेजिलिटी या कमजोरी कहते हैं। जब लोग बिना रिस्क लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो वो सिर्फ एक दो बुरे फैसले नहीं लेते, बल्कि वे पूरे सिस्टम की नींव को दीमक की तरह खा जाते हैं। दीमक की तरह, मतलब अंदर ही अंदर सिस्टम खोखला हो जाता है। हाँ, जब नीतियां बनाने वाले लोगों का कुछ दांव पर नहीं होता तो वे ऐसे कदम उठाते हैं जो शॉर्ट टर्म में या अल्पकाल में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा संकट आता है तो पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। क्योंकि उनमें झटके सहने की ताकत नहीं होती है। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे बिना मौत के डर वाले बिल्डर ने कमजोर घर बनाया था। लेकिन जो बात इस पूरी अवधारणा में सबसे ज्यादा गहराई तक जाती है वो ये है कि ये सिर्फ पैसों, अर्थशास्त्र या राजनीति तक सीमित नहीं है। ये उससे कहीं आगे जीवन के अर्थ या मीनिंग तक जाती है। सोल इन द गेम, यानी अपनी आत्मा को दांव पर लगाना। हाँ, ये स्किन इन द गेम का सबसे गहरा, सबसे उच्च स्तर है। जब कोई व्यक्ति अपने काम में अपने आत्मा लगा देता है तो वो काम फिर सिर्फ 9 से 5 की नौकरी नहीं रह जाता। वो एक कला, एक क्राफ्ट बन जाता है। एक ऐसा कारीगर जो लकड़ी की कुर्सी बनाता है, वो उस कुर्सी के नीचे अपना नाम गर्व से उखेड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि उसकी सांख दांव पर है। हाँ, जैसे माइकल एंजेलो ने जब सिस्टन चैपल की छत को पेंट किया था तो वो सिर्फ कोई टारगेट पूरा नहीं कर रहे थे। उनकी पहचान, उनका वजूद उस कला से जुड़ा था। वो अपने काम के पीछे छिप नहीं रहे थे। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो यही तालिब की सबसे बड़ी चेतावनी है। कैसी चेतावनी? यही कि जो लोग बिना स्किन इन द गेम के काम करते हैं वे असल में समाज को भीतर से कमजोर बना रहे होते हैं। एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ जो हर 2 साल में कंपनी बदल लेता है, उसका सोल इन द गेम नहीं है। उसे सिर्फ अपने शेयर की कीमत बढ़ने से मतलब है। हाँ, उसे कंपनी के लंबे भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपके मोहल्ले का वो बेकर जो पिछले 20 साल से हर सुबह उठकर ताज़ा ब्रेड बनाता है, उसका सोल इन द गेम है। अगर एक दिन भी ब्रेड खराब निकली तो उसकी साख मिट्टी में मिल जाएगी। जब इंसान सोल इन द गेम रखता है तो वो सिर्फ मुनाफा नहीं कमा रहा होता, वो समाज में कुछ मूल्यवान और टिकाऊ जोड़ रहा होता है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? एक आम इंसान इन बड़े दार्शनिक विचारों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? इसकी वजह से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हम इस बिना रिस्क वाली सलाह को पहचाने कैसे और उससे बचे कैसे, क्योंकि आज के युग में हर कोई विशेषज्ञ बना बैठा है। मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत आत्मनिरीक्षण से होनी चाहिए। सबसे पहले इंसान को ये देखना चाहिए कि वो किसकी बात सुन रहा है। जब कोई आपको कुछ करने को कहे, कोई बड़ी सलाह दे, तो उसके शब्दों पर मत जाइए, उसके एक्शंस को देखिए। बिल्कुल सही। ये पूछिए कि अगर तुम्हारी ये सलाह गलत साबित हुई तो तुम्हारा क्या नुकसान होगा। अगर जवाब है कि कुछ नहीं, तो सलाह को तुरंत नजरअंदाज कर देना चाहिए। एकदम सही। जो लोग अपने कहे पर टिके रहने की हिम्मत रखते हैं और नुकसान उठाने से नहीं डरते, वही सुनने लायक है। और दूसरी बात यह है कि इंसान अपने खुद के लिए गए फैसलों का पूरा स्वामित्व ले। मतलब अपनी गलती माने। हाँ, जब गलती हो तो परिस्थितियों को या दूसरों को दोष देने के बजाय ये स्वीकार करे कि ये उसकी गलती थी और वो इसके परिणाम भुगतने को तैयार है। और यही वो बिंदु है जहां ज्ञान,
जोखिम और जिम्मेदारी एक साथ मिलते हैं। केवल ज्ञान होना इंसान को एक खोखला विशेषज्ञ बनाता है, केवल जोखिम लेना इंसान को एक जुआरी बनाता है। लेकिन ज्ञान के साथ रिस्क उठाना और फिर उसके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी लेना, यही असली स्किन इन द गेम है। नॉलेज प्लस रिस्क प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। यही वो मंत्र है जो एक ऐसा इंसान बनाता है जिस पर दुनिया सच में भरोसा कर सके। और मैं कहूंगी कि यही इस पूरी चर्चा का अंतिम और सबसे कड़ा संदेश है। हमेशा उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जिनका कुछ न कुछ दांव पर लगा है। जो किनारे पर बैठकर सिर्फ कमेंट्री कर रहे हैं, वे कभी खेल का असली मतलब नहीं समझ सकते। सत्य हमेशा अखाड़े के बीच में खड़ा होता है, दर्शकों की दीर्घा में बैठकर ताली या गाली देने वालों के बीच नहीं। बहुत ही गहरी बात है। ज्ञान और जोखिम का यही मेल ही सफलता का असली पैमाना है। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा को समाप्त करते हुए एक ऐसा विचार छोड़ते हैं जो इस पूरे सिद्धांत से प्रेरित तो है, लेकिन जो भविष्य की एक बिल्कुल नई चुनौती की ओर इशारा करता है। आज हम इंसानों के रिस्क और जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन जरा भविष्य की उस दुनिया की कल्पना कीजिए जहां एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए बड़े फैसले ले रहा होगा। ओह, ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना? अगर कल को कोई एल्गोरिदम अस्पताल में ये तय करे कि किस मरीज का ऑपरेशन होना चाहिए, या शेयर बाजार में लाखों करोड़ों का निवेश करे, या फिर अदालतों में सजा सुनाने लगे, तो उस मशीन का स्किन इन द गेम क्या होगा? कुछ भी नहीं। बिल्कुल। जब एक इंसान गलती करता है तो वो अपनी दौलत खोता है, जेल जाता है या अपना नाम खराब करता है। लेकिन आप कोर्ट की कुछ पंक्तियों को कैसे सजा देंगे? एक मशीन का क्या नुकसान हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां फैसले लेने की ताकत मशीनों के पास होगी, लेकिन उस फैसले के गलत होने का सारा डाउनसाइड सिर्फ और सिर्फ इंसानों को भुगतना पड़ेगा, तो क्या हम इतिहास की सबसे बड़ी एसिमेट्री तोड़ने जा रहे हैं? बिना आत्मा वाली मशीन में सोल इन द गेम कैसे डाला जा सकता है? इस विचार पर सोचिएगा।